वेलकम बैक। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 9, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ओके, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इस चैप्टर पर हमने 2 वीडियो पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें मैंने पहले वाले जो वीडियोस में मैंने फोर्स के बारे में पढ़ा था, फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, उसका क्या यूज होता है। सेकंड वाले में हमने लॉज ऑफ मोशन का एक आपको जनरल आइडिया बताया था, और इसके अंदर हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने आपको ये बता दिया था कि इनर्शिया होता है, उसके अंदर लॉ ऑफ इनर्शिया ही बोलते हैं, उसमें इनर्शिया का हम बताते हैं। अब हमने एग्जांपल्स आपको कंप्लीट नहीं कराते, सो हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया। एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया के एग्जांपल क्या है, इसका थोड़ा सा अपन डिटेल ले लेते हैं, बिकॉज में ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके आ जाते हैं। तो इनर्शिया 2 टाइप का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोल सकते हैं एक को, और दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। 2 टाइप के इनर्शिया होते हैं, पहले आप समझ लो। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट को मैं आपको एग्जांपल भी देता हूं, उस चीज का एग्जांपल। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल आप कैसे ले सकते हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का आप एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं, सपोज आप यहां पर अपनी रेस्ट पोजीशन में हैं, आप एक बाइक पर, मतलब एक सपोज एक कार के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है। ये सपोज ये मैं वैसे बना देता हूं, उसको कार को बना देता हूं थोड़ा अच्छे से तरीके से, लाइक दिस। सपोज कर लो ये अपनी कार है, एक प्रकार से क्लियर अच्छे से नहीं बन पा रही है, कर लो। सपोज करने में क्या जा रहा है, सपोज ये कार है, ठीक है। इसके अंदर आप यहाँ पे बैठे हुए हो, ये क्या है, रेस्ट में। कार क्या है, रेस्ट में, आप भी रेस्ट में। कार एकदम से अचानक से सडनली क्या होती है, कार स्टार्ट हो जाती है। सडनली कार क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो आप क्या होता है, आपकी जो बॉडी है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में झुक जाती है, मतलब आपकी जो बॉडी है वो पीछे की डायरेक्शन में चली जाती है। आपने देखा होगा कभी भी, जब भी बस हो या ट्रक हो, एकदम से चलना स्टार्ट कर देते हैं, सडनली स्टार्ट हो जाते हैं, बिकॉज इसको इनर्शिया ऑफ, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ये हमारे एक कार था जिसके अंदर हमारी बॉडी थी और वो रेस्ट में थी। सडनली कार स्टार्ट हो जाती है, वो इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देती है, तो हमारी जो बॉडी का अपर पार्ट है वो इस डायरेक्शन में पीछे की तरफ चला जाता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब दूसरा आता है इनर्शिया ऑफ मोशन। दूसरा क्या है, दूसरा जो इसका टाइप है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन में इसको आप क्या समझते हो, इसका अपोजिट। जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है उसका अपोजिट। इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या होगा, जो कार है वो हमारी मूव कर रही होगी, हमारी जो कार है वो क्या कर रही होगी, मूव कर रही होगी। चलो अच्छे से कार बना के ट्राई करते हैं। ये इसके आपके टायर्स होते हुए, ये आपका इस टाइप का हो गया, ये आपका इस टाइप का है, इसकी वो हो गया, इस टाइप का ही हो गया, और ये इस टाइप कांच कर लेते हैं। हाँ ये ठीक है, नॉट गुड बट नॉट बैड, इससे तो कंपेयर अच्छी है, ठीक है। तो ये सपोज अपनी कार है, उसमें आप यहाँ पे एक स्टीयरिंग वगैरह लगा हुआ है, यहाँ पे ड्राइवर है और आप इसके पीछे साइड बैठे हुए हो। ये कार मूव कर रही है, ये कार इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, और सडनली ब्रेक लगता है। सडनली क्या होता है, ब्रेक लगता है, तो आपकी जो बॉडी है वो कार की डायरेक्शन में ही, आपकी जो बॉडी का अपर पार्ट है वो कार की डायरेक्शन में ही गिर जाएगा, ठीक है ना। आपकी बॉडी का जो अपर पार्ट है वो कार की डायरेक्शन में ही क्या होगा, गिर जाएगा, सडनली आगे की तरफ झुक जाएगा। उसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। क्यों ऐसा क्यों होता है, रीजन क्या है इसमें, ऐसा क्यों होता है, इसमें पीछे की तरफ जाता है, इसमें आगे की तरफ जाता है, बिकॉज इसमें इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब क्या है, आपकी जो बॉडी है वो रेस्ट में थी, पहले से क्या थी, रेस्ट में थी, और सडनली आपकी कार स्टार्ट हो गई। कार स्टार्ट हो गई तो आपकी बॉडी भी एक प्रकार से मूव करेगी कार के साथ। तो आपकी जब बॉडी मूव करती है, बट एक टेंडेंसी होती है ऑब्जेक्ट या बॉडी की कि वो अपनी पोजीशन में चेंजेस को अपोज करेगा। तो ये अपनी पोजीशन में ही बना रहेगा, या अपनी पोजीशन में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको अपोज करेगा। तो ये रेस्ट में था, आपकी कार एकदम से सडनली स्टार्ट हो गई, तो ये क्या करेगा, उसका अपोज करेगा। मोशन का क्या करेगा, अपोज करेगा। मोशन का अपोज करने की वजह से इसका जो ऑब्जेक्ट है, उस जो बॉडी है या आपकी भी बॉडी है वो पीछे की तरफ झुक जाएगी। सिमिलरली इसमें क्या होगा, इसमें पहले से वो मूव कर रही थी, एक सडनली ब्रेक लग रहा है, इसकी वजह से क्या वो मूव तो कर रही थी, तो वो बॉडी एक प्रकार से आगे की तरफ भी जा रही है, तो मूव कर रही थी, जिस एकदम सडनली ब्रेक लग गया तो वो उसी डायरेक्शन में थोड़ा सा मूव करती रहेगी। करने की वजह से वो क्या हो जाएगा, आपका मूव थोड़ा सा, आपका वो बॉडी जो है आगे की तरफ गिर जाएगी। तो ये आपके 2 है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। यही एग्जांपल्स हैं इनर्शिया के। इनर्शिया के एग्जांपल में ये 2 एग्जांपल है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, इनर्शिया ऑफ मोशन का। और एग्जांपल देता हूं, आप कभी ट्रेन में गए होंगे, ट्रेन में आप जैसे बस में आप कभी खड़े हैं आप, तो आपने देखा होगा एकदम सडनली ब्रेक लगता है तो आप आगे तरफ गिर जाते हैं। तो ये सब आपके इनर्शिया ऑफ मोशन के अंदर आता है। ओके, तो ये हमारा एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया कंप्लीट हुआ।
ओके, अब हम पढ़ते हैं मास और इनर्शिया के बीच में क्या रिलेशन है। इनर्शिया का मास से क्या रिलेट करता है। सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे आपका कोई आप और आपका कोई छोटा सिस्टर है, ब्रदर है, वो आप साथ में ट्रेवल कर रहे हो, तो जितना स्पीड से जो मतलब आपकी जितनी बॉडी आपकी जिस वेलोसिटी से पीछे आएगी, क्या उसकी जो आपका छोटा सिस्टर है, ब्रदर है, उसकी ऑब्जेक्ट सेम ही जाएगा। मीन्स जो इनर्शिया है वो मास पे डिपेंड करता है या मास पे डिपेंड नहीं करता है, ये हम पढ़ने वाले हैं उसमें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इनर्शिया एंड मास। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इनर्शिया, इनर्शिया एंड मास। इट मींस इनर्शिया का हम मास के साथ क्या लेंगे, रिलेशन लेंगे, इनर्शिया एंड मास। ओके, तो इसका सिंपल सा ये है कि इनर्शिया जो होता है वो इनर्शिया, कोई भी ऑब्जेक्ट का जो इनर्शिया होता है वो डिपेंड करता है इट्स मास। तो एक ऑब्जेक्ट, एक पॉइंट आप लिख लो, मैं आपको पॉइंट्स लिखवा देता हूं। इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स, okay, inertia of an object depends on the mass of that object. It means अगर मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, अगर मास कम है तो उसका इनर्शिया क्या होगा, कम होगा। डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ये तो हमने लिख दिया मास पे डिपेंड करता है। अब मास पे कैसे डिपेंड करता है, मतलब इट मीन्स कि अगर ज्यादा मास है तो इनर्शिया ज्यादा होगा, या कम मास है तो ज्यादा होगा। मतलब क्या कहना चाह रहा है अपन, ये तो अपन लिख दिया डिपेंड करता है। तो हम उसमें लिखते हैं कि जो लाइटर ऑब्जेक्ट्स होंगे, लाइटर ऑब्जेक्ट मतलब जिसका मास क्या होगा, कम होगा। लाइटर ऑब्जेक्ट्स मींस जिसका मास जो है वो कम होगा, तो उनका इनर्शिया भी लेस होगा। हैव लेस इनर्शिया, जिनका मास कम है तो इनका इनर्शिया भी कम होगा। और इसका अपोज उल्टा करते हैं अगर हम, तो उल्टे को क्या होगा, हैवी, लाइटर था तो यहाँ पे हैवियर हो जाएगा। जो हैवियर ऑब्जेक्ट्स हैं उनका जो इनर्शिया होगा वो ज्यादा होगा। सो हैवियर ऑब्जेक्ट्स हैव मोर इनर्शिया। सिंपल सी बात है, हमने 3 पॉइंट ले लिए कि इनर्शिया मास पे डिपेंड करती है। लाइटर ऑब्जेक्ट है तो उसका इनर्शिया कम होगा बिकॉज उसका मास कम है। हैवियर ऑब्जेक्ट है इट मींस मास ज्यादा है, इट मींस उसका जो इनर्शिया है वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके, सिंपल सा। ओके, हो गया। तो अब अपन इससे एक डेफिनेशन बना सकते हैं। इससे क्या हम एक डेफिनेशन बनाते हैं, मास से हम इनर्शिया को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो हम 3rd पॉइंट कर चुके हैं कंप्लीट। अब हम 4th पॉइंट करते हैं। तो हमने क्या बोला, मास और इनर्शिया बीच में रिलेशन बनाना। तो मास और इनर्शिया बीच में हमें ये तो पता चल गया कि जो इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है। तो मास से, हेंस 4th पॉइंट लिखा है हमने, हेंस मास इज कॉल्ड, मास को हम क्या बोलते हैं, अ मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब सिंपल सी बात यह है कि अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया पता है तो उससे मास को फाइंड कर सकते हैं। हेंस मास इज कॉल्ड एज अ मीजर मतलब ना किसी चीज को मेजर करना, मापना एक प्रकार से, मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इनर्शिया ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। सिंपल सा मीन ये है, किसी ऑब्जेक्ट का जो इनर्शिया है वही उसका मास है। सिंपल सा कंसेप्ट में अगर बात करूं मैं, जो उसका इनर्शिया है वही उसका क्या होगा, मास होगा। तो हमने कुछ 4 पॉइंट्स इनर्शिया और मास के बीच में क्या है, तो हमें पता चला कि इनर्शिया मास के ऊपर डिपेंड करता है। हैवियर न्यूक्लिया है तो उसका मास इनर्शिया ज्यादा होगा, लाइटर न्यूक्लिया है तो उसका इनर्शिया कम होगा। और ये 4th पॉइंट, मास इज कॉल्ड अ मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ओके, अब ये जो हमने पॉइंट्स लिखे हैं इसको एक्चुअल में होता कैसा है, इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसके लिए हम क्या ले लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के मैं यहाँ पे एक आपको फिगर बना रहा हूँ, ट्राई करूंगा अच्छा फिगर बन जाए, बट एक्चुअल में हम फिगर बनाने में थोड़े से पीछे हैं, आपसे ही पीछे होंगे। आप लोग तो बहुत अच्छा फिगर बना लेते होंगे। ओके, चलो मैं यहाँ पे फिगर बना लेते हैं। आपका ये एक रोप है और एक ये दो आपके एक पोल टाइप समझ लो, कुछ भी समझ लो, पोल टाइप का है और बीच में एक रोप है। ओके, इस रोप से एक थ्रेड के द्वारा 2 बकेट्स जो है वो टंगी हुई है। ठीक है, क्या है, इसके द्वारा 2 बकेट्स जो होती हैं, 2 बकेट्स, ट्राई कर रहा हूं अच्छा बन जाए इस बार। आई थिंक ठीक लग रहा है, बकेट तो लग रहा होगा ना। ये बकेट है, ये मतलब इसके अंदर कुछ नहीं है, ये सिर्फ बकेट है। बकेट बोलूंगा, जस्ट अ सेकंड, हाँ बकेट ये। ओके, ये आपका एक सिंपली बकेट है। ये क्या है, एम्प्टी बकेट है। मैं लिख देता हूं एम्प्टी, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये जो भी है इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे हमने दूसरा बना लेते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा उसमें हम कुछ भर देते हैं।
ठीक है, ट्राई करते हैं अच्छे से अच्छा बन जाए डायग्राम, है ना, सेम ही है, बस वो थोड़ा सा मेरा डायग्राम अच्छे से नहीं बन पाया। मतलब आप ये मत समझना कि वीएस में तो वैसे ही अलग दिख रहा है कि ये बड़ी बड़ी बाल्टी है, ये छोटा है, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर मान लो हमने ये कुछ भर दिया, ये क्या भर दिया हमने, सैंड भर दी, मतलब समझ लो मिट्टी होती है ना, बजरी टाइप की, रेत टाइप की, वो हमने भर दिया है। तो देखो अब हमने ये रेत भर दी इसमें, इसमें हमने सिंपली कुछ नहीं भरा, तो इसका जो मास होगा वो क्या होगा, इसको मैं लिख देता हूँ फिल्ड विथ सैंड, फिल्ड विथ सैंड, ये सैंड के साथ फिल है, ये कुछ नहीं है। तो आप देखो अब हमको खींचना है, अगर सपोज इसको हम खींचना चाहें या इसको हम उतारना चाहें, यहाँ से लेके जाना चाहें, तो हमें इसको ले जाने में या इसको खींचने में अपनी तरफ खींच रहे हैं, अगर सपोज ये एक थ्रेड से इस टाइप खींच रहे हैं, इसको भी इस साइड खींच रहे हैं, ठीक है, तो इसको खींचने में हमें ज्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, बट इसको खींचने में हमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, इसका जो मास है वो ज्यादा है, बिकॉज इसका मास ज्यादा है, तो ये अपनी पोजीशन, बिकॉज ये रेस्ट में पोजीशन है, हम इसको मूव करेंगे तो ये मोशन में आएगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो बकेट है, वो इसका मास ज्यादा है, मास ज्यादा है, उसकी वजह से वो अपनी पोजीशन में जो चेंजेस हो रहा है उसका अपोज भी ज्यादा कर पाएगा, बिकॉज इसका मास ज्यादा है। और अपोजिशन, अपनी पोजीशन में चेंज करने को हम क्या बोलते हैं, चेंज करने को के अपोज करने की टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। इट मींस इसका मास ज्यादा है, इसलिए इसका इनर्शिया भी ज्यादा है, इसलिए हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ये सिंपल सा एक एग्जांपल था, आपको समझ में आ गया होगा होपफुली। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने जो उसकी डेफिनेशन थी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की वो हमने कंप्लीट कर लिया। इनर्शिया क्या होता है, बिकॉज में लॉ ऑफ इनर्शिया ही बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को, वो हमने पढ़ लिया। इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया दो टाइप का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, हमने वो भी कंप्लीट कर दिया है। ओके, इनर्शिया का मास के साथ क्या रिलेशन है वो भी हमने बता दिया, और यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दे दिया हमने। तो अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ। ये वाला फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो गया, तो हम लिखते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बिकॉज लॉ ऑफ मोशन 3 है टोटल, जो हमारे लॉ ऑफ मोशन है वो 3, तो ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं। इसके बाद एक लॉ ऑफ मोशन और बचेगा हमारे पास थर्ड। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन का जो एग्जैक्ट सा अपना डेफिनेशन है वो अपन ट्राई करते हैं, वो अपन लिख सकें। तो एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है इसकी, अपन देखते हैं। तो देखो एग्जैक्ट डेफिनेशन है इसकी, द रेट ऑफ चेंज। अभी मैं जो लिख रहा हूं आप उसको ध्यान दो, मैं समझा दूंगा कि है क्या, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब मोमेंटम क्या होता है आप पढ़ चुके हो, बट हम और अच्छे समझा देंगे। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, इज, दिख रहा है, सॉरी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to what, to applied force, so क्या लिखा है अभी हमने, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट, बिकॉज ऑब्जेक्ट का ही तो बात करेंगे, तो वो ऑब्जेक्ट भी वही चाहिए हमें, दूसरा ऑब्जेक्ट पे तो हम अप्लाई नहीं करेंगे। तो हमने ये उसका लिखा सेकंड लॉ ऑफ मोशन, क्या लिखा हमने, द रेट ऑफ चेंज, यहां से यहां तक है ना, ये द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट। ये हमने सिंपल सा इसके लिए अब करने लग दिया। इसका मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। सेकंड लॉ ऑफ मोशन का मैंने ये डेफिनेशन दे दी है क्या वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। इससे इसको समझने के लिए, डेफिनेशन समझना है तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या लेते हैं, आप एक एग्जांपल ले लेते हैं। इस एग्जांपल में जो थोड़ा सा फिगर है वो बनाना थोड़ा सा मेरे लिए टफ है, तो अपन सिंपल सा ये मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज एक क्रिकेट मैच आपने देखा होगा, तो क्रिकेट मैच में सपोज मान लो ये बॉल है, ये बॉल आ रही है, मतलब किसी, मान लो यहाँ पे बैट्समैन था, उसने बॉल को हिट करा तो बॉल ऐसे गई। अब ये बॉल क्या होगी, ये यहाँ पे जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी। सपोज यहाँ पर कोई भी एक जो प्लेयर होता है वो प्लेयर अपने हाथ को ऐसे फैलाए हुए यहाँ पे खड़ा हुआ है, मतलब वो कैच करने की उसमें। तो जब एक बॉल इसके हाथों में यहाँ पर आ जाएगी, अगली कंडीशन में जब बॉल यहाँ इसके हाथों में आ जाएगी, तो ये क्या करेगा, अपने हाथों को थोड़ा सा बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके जाएगा, अपने हाथों को थोड़ा सा पीछे की तरफ खींचेगा। अपने हाथों को क्या करेगा, पीछे की तरफ खींचेगा। क्यों खींचता है अपने हाथों को पीछे की तरफ, अपने हाथों को आगे की तरफ क्यों नहीं खींचता। मतलब सपोज ये मेरे हाथ हैं, मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ, ये हाथ है हमारे पास, बॉल आए तो हम इस साइड लेते हैं, उसको उस साइड ही पीछे आगे की तरफ क्यों नहीं करते। तो आप मे भी ये आंसर दोगे कि बिकॉज आगे की तरफ करेंगे तो वो हमारे पास कैच नहीं आएगा, बॉल गिर जाएगी। तो सिंपल से इसका आपका आंसर भी सही है, बट इसका जो फिजिक्स के टर्मिनोलॉजी में अगर हम बात करें तो इसका रीजन ये है
जब भी हम हाथ पीछे लेके जाते हैं, जब भी हम हाथ को अपने अपने जो हैंड्स है उसको पीछे लेके जाते हैं, तो बॉल को हमारे हाथों में आने के लिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा मिल जाता है। क्या होता है, टाइम जो होता है ज्यादा मिल जाता है। टाइम ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्या होता है, हमने अपने हाथ को पीछे किया, यहां मैं लिख देता हूं, हैंड्स बैकवर्ड, हैंड्स को हमने पीछे की तरफ खींचा, तो उससे क्या हुआ, पहले ये हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, मोर टाइम, टाइम क्या हो गया, ज्यादा हो गया। टाइम ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, वेलोसिटी, वेलोसिटी डिक्रीजेस, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब वेलोसिटी कम हो जाएगी तो ये जो हमारा मोमेंटम लिखा है हमने यहां पे, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मोमेंटम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब हमने इसके अकॉर्डिंग पढ़ा है कि मोमेंटम जो होता है अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बिकॉज हमारे यहाँ पे मोमेंटम भी डिक्रीज हो गया, इसलिए जो अप्लाइड फोर्स है वो हमें कम लगाना पड़ेगा। अप्लाइड फोर्स भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने हाथों को पीछे की तरफ खींचा, तो इस बॉल को हमारे हाथों में आने के लिए ज्यादा टाइम मिल गया। टाइम ज्यादा मिल जाएगा बिकॉज ये जो बॉल होती है वो इस डायरेक्शन, ऐसे पैराबोला के फॉर्म में चलती है। यहाँ से बॉल हिट करा, ये यहाँ पे जाएगा, फिर धीरे धीरे करके नीचे आएगा। तो जब वो नीचे बॉल आती है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होने लगती है। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उसकी डिक्रीज हो जाएगी। वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, मोमेंटम डिक्रीज हो जाएगा। मोमेंटम क्यों डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज जो मोमेंटम को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, मोमेंटम, मोमेंटम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से, जो कि इक्वल होता है मास इनटू वेलोसिटी। ये मोमेंटम का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। अब मास तो हम कम कर नहीं सकते, हमको मोमेंटम कम करना है, हमको मोमेंटम कम करना है, बट हम बॉल का मास तो कम कर नहीं सकते। अगर हम बॉल का मास कम करेंगे इसका मतलब बॉल को हमें फाड़ना पड़ेगा, आधी करनी पड़ेगी, चौथाई करनी पड़ेगी, जो भी करनी, 1/4 करना पड़ेगा, वो तो हम कर नहीं सकते मास को। तो हम किसको कौन सा फैक्टर लेंगे, वेलोसिटी। हम ट्राई करेंगे कि वेलोसिटी को हम डिक्रीज, कम से कम वेलोसिटी हम कर पाए। ये एरो का मतलब डिक्रीज कर पाए, इसका मतलब है एरो का मतलब डिक्रीज, नीचे तरफ हम इसको क्या कर पाए, डिक्रीज कर पाए। तो डिक्रीज कब होगा, जब वेलोसिटी डिक्रीज हो गया। वेलोसिटी डिक्रीज हो गया तो ये मोमेंटम भी हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मोमेंटम डिक्रीज हो गया। और अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड फोर्स से। तो हमारा जो अप्लाइड फोर्स है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो हमारे हाथों में ज्यादा, हमको हाथों से फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, और हमारे हाथों में बॉल जो है उससे जो लगती है ना, जब कैच पकड़ते हैं वो थोड़ी सी कम लगेगी तो ऑब्वियस सी बात है लगेगी, बट थोड़ी सी क्या होगी, कम लगेगी। तो ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन और उसका एग्जांपल हुआ। ओके, अभी हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिया, उससे एग्जांपल पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बिकॉज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था, वो पता था, सिर्फ लॉ ऑफ इनर्शिया था, उसका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था, बट इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या है, तो देखो हमने जो भी सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा उसमें टर्म्स देखो कौन कौन से आते हैं। एक तो ये आ रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एक तो ये आ गया, और दूसरा आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड थर्ड वन इज अप्लाइड फोर्स। ये तीन टर्म्स आए हमारे पास। सबसे पहले आया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब क्या होता है, तो पहले हम मोमेंटम देखते हैं। तो मोमेंटम को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, मोमेंटम को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम यहां पे लिख देते हैं मोमेंटम इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय पी, रिप्रेजेंटेड बाय पी। ओके, मोमेंटम को पी से। हमको और फोर्स चाहिए था, तो अप्लाइड फोर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अप्लाइड फोर्स को हमने सपोज कर दिया पी, एफ सॉरी, फोर्स मींस एफ से कर दिया हमने। अब हमको बोला गया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम चाहिए। देखो आपको लिखा है यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, याद रखना आप, रेट, जब भी रेट वाली बात आ जाती है तो फिजिक्स में वो जो होगा मोमेंटम है, मोमेंटम में चेंजेस। तो मोमेंटम में चेंजेस मतलब सपोज पहला मोमेंटम P1 था और दूसरा मोमेंटम P2 था, तो चेंजेस को हम ऐसे लिखते हैं डेल पी, ट्राइंगल टाइप का होता है, उसको डेल बोलते हैं। P इक्वल्स टू P2, जो बड़ा मोमेंटम होता है उसमें हम छोटे मोमेंटम को माइनस कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं चेंज। हमको तो क्या चाहिए, चेंज इन मोमेंटम। हमको तो मोमेंटम चाहिए ना, हमको तो चेंज इन मोमेंटम चाहिए, है ना। चेंज इन मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड इन फोर्स। ओके, तो हम क्या करते हैं इसके लिए, सिंपल सा ये कर देंगे, इसको हम चेंज इन मोमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो उसको हम dp अपॉन dt लिखेंगे। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम था उसको हम dp अपॉन dt लिखते हैं, और वो प्रोपोर्शनल का ये साइन होता है इस टाइप का, और अप्लाइड फोर्स इसलिए F। तो ये आपका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आ गया।
dp अपॉन dt, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलेंगे, इस वाले को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तो ये फोर्स है F, इसको d अपॉन dt को हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोलेंगे। P है मोमेंटम, d अपॉन dt मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस टर्म, मोमेंटम इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू फोर्स। इसको हम ऐसे लिखते हैं इसको। ओके, अब हम इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं। ये तो हमने लिख दिया, अब इसको हम और आगे जाके इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ओके, जैसे हमने लिखा था कि ये जो होता है P2 माइनस P1 होता है, तो हम यहाँ लिख देते हैं। पहले तो हम क्या करते हैं सिंपली, चलो लिख देते हैं, सिंपली लिख ही देते हैं P2 माइनस P1 अपॉन टाइम होगा तो टाइम भी T2 माइनस T1 ले लेते हैं, और ये प्रोपोर्शनल है F के, F है ना फोर्स, उसके प्रोपोर्शनल है। सपोज हम प्रोपोर्शनल साइन जब भी हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है, क्या आता है, कांस्टेंट आता है। P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1, जस्ट अ सेकंड, T2 माइनस T1 इक्वल्स का साइन लगाएंगे, बट यहाँ पे हमने ये हटाया ना साइन, इसलिए यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा K। क्या आ गया, एक कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, इसको हमने लिखा है कांस्टेंट। यहाँ एक कांस्टेंट आ गया और हमारा फोर्स आ गया। अब P2, P का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, P का कुछ फॉर्मूला बताया था मैंने, मास इंटू वेलोसिटी। क्या बताया था, मास इंटू वेलोसिटी। ये हमारे पास क्या है, P2 है, तो मास ही रहेगा, मास तो ऑब्जेक्ट का सेम रहेगा। P2 मतलब सेकंड मोमेंटम, सेकंड मोमेंटम मतलब सेकंड वेलोसिटी, तो V2 माइनस P1, तो मास तो सेम रहेगा, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो V1 अपॉन T2 माइनस T1, ये सेम रहेगा, इक्वल टू K कांस्टेंट और F हमारा फोर्स। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब हम देखते हैं इसमें क्या, इसमें आपको M कॉमन दिख रहा है, सो M एज कॉमन, V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1 इक्वल्स टू K इंटू F। ओके, ये आ गया। अब हमको पता है वेलोसिटी में चेंजेस अपॉन टाइम, वेलोसिटी में चेंज, ये वेलोसिटी में चेंज हो रहा है और यहाँ पे टाइम में चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी में चेंज और टाइम में चेंज को क्या बोलते हैं हम, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो ये आ गया ma इक्वल टू KF। ओके, क्या आ गया, ma इक्वल टू KF। ठीक है ना, अब हम कांस्टेंट बता देंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा F इक्वल टू ma, F इक्वल टू ma। हमने करा क्या इसमें, सिंपल फिर से बताया था, इस क्वेश्चन में करा क्या हमने, हमको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करना था सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। हमने बोला मोमेंटम को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने दो मोमेंटम लेके चले थे, एक P1 और एक P2 लेके चला है हमने मोमेंटम। हमको चेंजेस निकालना था, डेल P इक्वल टू P2 माइनस P1, बिकॉज P2 मोमेंटम बड़ा है, इसलिए हमने P2 में से P1 को माइनस किया है। ओके, ये हमारा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन था, चेंज इन मोमेंट, चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो हमने ये जो इसकी जगह P2 माइनस P1 लिख दिया और dt की जगह हमने T2 माइनस T1 लिख दिया, बिकॉज चेंजेस इन टाइम इंटरवल प्रोपोर्शनल है फोर्स के। अब हमने क्या करा, जो P2 है उसकी वैल्यू है, ये प्रोपोर्शनल साइन हटाए, यहाँ पे एक कांस्टेंट आ गया, जनरली कांस्टेंट आता है जब हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं। अगली स्टेप हमने मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, पता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो हमने मास इंटू वेलोसिटी यहाँ पे लिख दिया, मास इंटू वेलोसिटी, बिकॉज ये सेकंड मोमेंटम था इसलिए हमने V2 लिख दिया, माइनस का माइनस m V1, बिकॉज ये पहला मोमेंटम था इसलिए वेलोसिटी V1। टाइम में कोई चेंजेस नहीं करना, T2 माइनस T1 करना, इक्वल टू KF करना, ये हमारा कांस्टेंट है, F हमारा फोर्स है। ओके, m देखो आपका सेम मिल रहा है इसलिए हमने m कॉमन ले लिया है, यहाँ से V2 माइनस V1 बचा अपॉन T2 माइनस T1 बचा, इक्वल टू KF। ओके, V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1, आपको पता है वेलोसिटी में चेंजेस अपॉन टाइम, वेलोसिटी में चेंजेस अपॉन टाइम को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं, इसलिए एक्सेलरेशन को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं, सो ma इक्वल टू KF। इफ K इक्वल टू 1, यहाँ पे हम कंडीशन लिख देते हैं, इफ K इक्वल टू 1, अगर हम K इक्वल टू 1 ले लेते हैं तो हमारा जो फोर्स है वो ma के इक्वल आ जाता है। ओके, तो आज की क्लास में, आज की इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।